मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ड्रिल के विषय में, जिसे बर्मा कहते हैं, जो हाई कार्बन स्टील अथवा हाई स्पीड स्टील का बना होता है, जिसके द्वारा हम लोग धातुओं में छिद्र करते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तहत हम लोग ड्रिल पढ़ रहे थे और सर्वाधिक जो है मरोड़ी बर्मा या ट्विस्ट ड्रिल सर्वाधिक आजकल प्रयोग किया जाता है इंजीनियरिंग कार्यों में, खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो हम लोग आज उस पर मैक्सिमम पॉइंट्स ख़त्म हो गए थे और जो पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे वो भी हम आप लोगों को समझाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके मरोड़ी बर्मा से है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम लोगों की चल रही है। क्वेश्चन इससे ज़रूर जो है पूछे जाते हैं। तो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चलते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं ड्रिल के विषय में। ड्रिल यानी बर्मा। तो क्वेश्चन इस पर हम लोगों के लिखे हुए हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें एक एक करके, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे साइज के होल करने के लिए छोटे साइज के छिद्र बनाने के लिए, जैसे स्प्रे पंप के निप्पल में आप लोग स्टोव का निप्पल देखे होंगे, ऐसे ही हम लोगों का सेंट होता है जिसे आप लोग स्प्रे करते हैं, उसमें भी निप्पल बना होता है। गैस स्टोव में भी, चूल्हे में देखिए ना, तमाम छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो उस बर्नर में, तो उस टाइप के छिद्र जो आपके स्टोव के बर्नर में या गैस चूल्हे के बर्नर में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, ऐसे ही छिद्र आपके डीजल इंजन में भी बने होते हैं, जहाँ पर नाजल द्वारा तेल को स्प्रे किया जाता है, फुहारे के रूप में सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। तो इस टाइप के छिद्र, या जो सेंट आप स्प्रे करते हैं उसमें भी देखिए बहुत बारीक बारीक छिद्र बने होते हैं। तो आगे लिखा हुआ है बेटा, जैसे स्प्रे पंप के निप्पल में, निप्पल में कोष्ठ बंद। तो छोटे साइज का होल स्प्रे पंप में जो हम लोग करेंगे, एकदम बारीक होल, उस ड्रिल को हम लोग कहते हैं यूरेका ड्रिल। तो इसका आंसर हो गया, कौन सा ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर लिख लें, यूरेका ड्रिल। यूरेका ड्रिल। यूरेका ड्रिल क्या होता है बेटा? तो आप कहेंगे स्ट्रेट फ्लूटेड और आपका स्ट्रेट सैंक होता है। यूरेका ड्रिल कैसा होता है? तो स्ट्रेट फ्लूटेड, स्ट्रेट सैंक ड्रिल होता है। और ये जो है, जो एकदम बारीक छिद्र करे, निप्पल वगैरह में जो छिद्र करे, उसे हम यूरेका ड्रिल कहते हैं। अगली पॉइंट है, आपका प्रश्न है, यूरेका ड्रिल की साइज होती है। तो यूरेका ड्रिल की साइज होती है 0.0138 इंच से। कितने से? इतने इंच आप यहाँ पर लिख लें, इंच से 0.1994 या 64 ऐसे है, 64 इतना इंच। 1964 इंच तक होती है। तो देख लें, बहुत 0.0138 इंच से है, पॉइंट के बाद भी जीरो लगा हुआ है। तो इस तरह से
इनकी ये साइज है, इस रेंज में ये मिलते हैं और इतने बारीक ये छिद्र करते हैं। अगला है फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल। फ्लैट ड्रिल वहीं चपटा बर्मा, तो कटिंग एंगल आपका मैक्सिमम 90 अंश लिखाया गया है। वैसे हम लोग कार्य के हिसाब से, जाब के हिसाब से, जैसा हमारा जाब है उसके हिसाब से, क्योंकि आपको कटिंग एंगल बताया गया है कि यदि कठोर धातु होगी तो कटिंग एंगल ज़्यादा रखेंगे, मुलायम धातु होगी तो कटिंग एंगल कम रखेंगे। तो इस तरह से फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल, तो इसका आंसर हो जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 अंश से 90 अंश तक रखते हैं। 60 अंश से 90 अंश तक। अगर कहीं खाली 90 अंश दिया तो ठीक है। अगला है, किस ड्रिल को सीधे मशीन स्पिंडल में फिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस ड्रिल को सीधे मशीन के स्पिंडल या तर्क में, जो ड्रिल मशीन होती है उसका जो नाचने वाला भाग होता है, जो ड्रिल को पकड़कर नचाता है, तो उसी को हम लोग स्पिंडल कहते हैं और हिंदी में तर्कु कहते हैं। स्पिंडल की हिंदी है तर्कु, में फिट किया जाता है। किस प्रकार के ड्रिल को, तो आपको बताया गया था कि ऐसा जो है आपका भाग होगा बेलनाकार, ऐसा भाग होता है जिसका ये वाला पोर्शन ऐसे, ये बेलनाकार मशीन का ये भाग होता है, यही स्पिंडल है, तर्कु है। ये जो है इस्पात का बनाया जाता है और अंदर इसमें जो है ऐसा छिद्र होता है। इसमें अंदर जो है ऐसे मोर्स टेपरित ऐसे जो है छिद्र होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेपर सैंक वाला ड्रिल, ऐसे जो जिसका सैंक ऐसे टेपर है, ऐसे वाले ड्रिल को इसमें हम लोग डायरेक्ट, अब इस भाग में आपका फिर जो है वो बन जाएगा। ये हम लोगों का ऐसे ऐसे ये ड्रिल आता है, फिर ऐसे ये ऐसे, ऐसे ड्रिल हम लोगों का बनता है। ऐसे ऐसे ये ड्रिल बनता है। तो ड्रिल का ये वाला भाग यही सैंक कहलाता है और एक ऐसा सैंक है, ये टेपर सैंक है। तो ये वाला भाग इस स्पिंडल, यही है स्पिंडल या तर्क, ये मशीन का स्पिंडल है या तर्क है, जो अंदर से मोर्स टेपरित है होता है। ऑलरेडी ऐसा इसमें छिद्र बना होता है और इसी में ये कैसा सैंक का, तो टेपर सैंक का। कैसा सैंक, टेपर सैंक वाले ड्रिल को, जो स्ट्रेट सैंक है उसे नहीं इसमें पकड़ेंगे, स्ट्रेट सैंक इसमें घुसेगा ही नहीं, इसलिए टेपर सैंक वाले ड्रिल को इस स्पिंडल में पकड़ते हैं। तो इसका जवाब हो गया कि किस ड्रिल को सीधे मशीन स्पिंडल में फिट किया जाता है, तो आपका आंसर होगा टेपर सैंक ड्रिल को, TAPER, टेपर सैंक ड्रिल को। क्लियर हो गया? तो इसका जवाब हो गया टेपर सैंक ड्रिल। टेपर सैंक ड्रिल, ये हो गया इसका जवाब। अगला कहता है कि रैचेट सैंक ड्रिल की सैंक होती है। तो रैचेट सैंक ड्रिल की सैंक, यही है सैंक, कहते हैं कि होती है, तो उसकी सैंक बेटा वर्गाकार होती है, ऐसा होती है, टेपर भी होगी और वर्गाकार होती है, तो ऐसे होती है। बना देते हैं, ये ऐसे होती है, तो उसकी सैंक ये ऐसे टेपर भी होगी ऐसे,
और ये कैसी होगी, वर्गाकार होती है। देख लीजिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं रैचेट सैंक ड्रिल। रैचेट सैंक ड्रिल का सैंक कैसा है, एक तो टेपर भी है और वर्गाकार होता है। तो लिख लें आंसर, लिख लें वर्गाकार सैंक कैसा होगा, वर्गाकार होगा और टेपर, वर्गाकार व टेपर। आंसर हो गया आपका पांचवें का। छठे का आंसर, टेपर सैंक ड्रिल के ऊपर बने चपटे भाग को कहते हैं। तो अभी जो यहाँ पर यहाँ पर जो ये टेपर सैंक हम लोग ऐसे बनाए थे, ये हो गया टेपर सैंक, और इस पर इस भाग को क्या कहते हैं, तो इसे टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, टैंक। तो लिख लें टेपर सैंक ड्रिल के ऊपर, तो ये बेटा सैंक है, यही सैंक है। सैंक के ऊपर ये जो चपटा भाग बना इसे क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसे टैंक कहते हैं। और इसी को जब इसमें डालेंगे तो यहाँ पर एक होल बना रहता है, ऐसे यहाँ पर होल बना रहता है, इसी में ड्रिफ्ट हम लोग डालते हैं। और वो ड्रिफ्ट आप लोगों को बताया गया था कि एक त्रिभुजाकार टाइप की पट्टी होती है लोहे की, और उसे जब ठोकते हैं इसमें तो इसी टैंक पर वो दाब डालती है, जिससे ये निकल जाता है बाहर। वरना जब इसे इसमें फिट करके और ऐसे दाब देंगे तब ये धातु की सतह में काटना शुरू करता है, ये घुसना शुरू करता है। तो ये इसमें इतना, इसका सैंक इसमें इतना जकड़ जाता है कि अब हाथ से पकड़ कर खींचेंगे तो ये हाथ कट सकता है, इसलिए फिर ये निकलता नहीं है आसानी से। तो इसे बाहर निकालने के लिए इस स्पिंडल से या तर्क उसे बाहर निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, और ड्रिफ्ट इसी टैंक पर दाब डालता है, जिससे हमारा जो है ड्रिल बाहर निकल आता है स्पिंडल से या तर्क से। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेपर सैंक ड्रिल के ऊपर बने भाग को क्या कहते हैं, टैंक कहते हैं। अगला, टेपर सैंक ड्रिल की साइज अंकित होती है। हमारा जो टेपर सैंक ड्रिल होता है उसमें देखिए ना, इस भाग को नेक कहते हैं। यहाँ से ये जो है, ये वाला भाग जो है हमारा नेक कहलाता है। देखिए ये वाला भाग, ये जो थोड़ा सा यहाँ व्यास कम कर देते हैं तो इसी को हम लोग नेक कहते हैं। तो ये है नेक, NECK, नेक माने गला हो गया। तो इस भाग को नेक कहते हैं, इसी पर अंकित होता है। ड्रिल का यहाँ पर मटेरियल भी लिखा रहेगा और ड्रिल की साइज भी लिखी रहेगी कि ये 12 mm का है, 12.5 mm का है, 10 mm का है। जो भी साइज रहेगी इसी नेक पर, और उसका मटेरियल भी लिखा रहेगा कि ये हाई कार्बन स्टील का या हाई स्पीड स्टील का है। तो टेपर सैंक ड्रिल की साइज अंकित होती है किस पर, नेक पर। आंसर हो गया नेक पर। क्लियर हो गया। अगला, टेपर सैंक ड्रिल को, घबराइए नहीं, अकताइए नहीं, इत्मीनान से पढ़िए बेटा। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है, 1 नंबर से मेरिट हमारी कम या अधिक हो जाती है, तो हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, रफली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो टेपर सैंक ड्रिल को मशीन तर्क किसके द्वारा, मशीन तर्क में, यहाँ में होना चाहिए, मशीन तर्क, यही है बेटा मशीन का तर्क या स्पिंडल, जिसे ऐसे अंदर से मोस्ट टेपरित बनाया जाता है। ये अंदर छिद्र है, एक ऐसा छिद्र है, इसी को ये मशीन का स्पिंडल है,
बेलनाकार भाग होता है ऐसे, इसी में ड्रिल को यहाँ सैंक इसमें फंसा देते हैं और फिर मशीन को ऑन कर देते हैं। बस ये स्पिंडल सर 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 नाचने लगता है और हमारा ड्रिल भी फिर नाचने लगता है, और यहाँ पर हम जिस जाप को रखे रहते हैं उसमें ये छेद करने लगता है। जब ये रोटरी मोशन भी करता है और साथ में इसे ऊपर और नीचे भी गति कराते हैं। इसमें इस टाइप का यहाँ पर व्हील लगा के और इसमें राड लगाए रहते हैं, ऐसे राड लगाए रहते हैं। तो इन राड को हम लोग जो पकड़ कर नीचे की ओर दाबते हैं तो ये हमारा तर्क ऊपर और नीचे भी चलता है। तो जब दाब देंगे और ये नाच भी रहा है तो उस दाब के कारण ये धातु की सतह में घुसने लगता है और काटने लगता है। इस तरह से हमारा ये स्पिंडल है, अथवा इसी को हिंदी में कहेंगे तर्कु। ये मोर्स टेपरित होता है, अंदर से छिद्र होता है, अंदर से खोखला होता है, टेपर में होल होता है। तो टेपर सैंक ड्रिल को, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, टेपर सैंक ड्रिल को मशीन तर्क में किसके द्वारा बांधा जाता है? तो एक तो हम लोग डायरेक्ट बांधते हैं, ऐसे फिट कर देंगे, और दूसर का हम लोग सॉकेट व स्लीव का भी प्रयोग करते हैं। तो टेपर सैंक ड्रिल को मशीन तर्क में किसके द्वारा बांधा जाता है? तो लिख लें स्लीव व सॉकेट द्वारा। इसका आंसर ये हो गया बेटा, स्लीव व सॉकेट द्वारा। स्लीव के द्वारा जो है हम लोग, अगर इसकी साइज जो है, देखिए ना सैंक की साइज बहुत पतली है, तब हम उसके लिए स्लीव का प्रयोग करेंगे। और अगर इसके सैंक की मोटाई ज़्यादा हो जा रही है, इसमें नहीं आ रहा है, हमारी मशीन का स्पिंडल छोटा पड़ रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं कि बड़े व्यास वाले सैंक को पकड़ने के लिए हम लोग सॉकेट का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? फिर से ध्यान से सुन लें। अगर इसका सैंक पतला है तो उसे पकड़ने के लिए हम लोग स्लीव का प्रयोग करेंगे, और अगर इसका सैंक इसके तर्क के होल से ज़्यादा बड़ा हो रहा है तब भी ये इसमें नहीं फंसेगा, लगेगा, तब हम लोग जो है सॉकेट का प्रयोग करेंगे। और अगर इस रेंज में है तो सीधे मशीन के तर्क में ही बंध जाएगा, तब हमें स्लीव और सॉकेट का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो 3 तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। एक तो डायरेक्ट इसमें फिट कर दिया, दूसर की व्यवस्था है कि अगर इसका डायमीटर बहुत पतला पड़ रहा है, इसमें नहीं बंध रहा है, तब हम लोग स्लीव का प्रयोग करते हैं। और अगर इसका व्यास ओवर हो रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तब हम लोग सॉकेट का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? अभी हम लोग स्लीव और सॉकेट और आपको डिटेल में बता देंगे। रैचेट सैंक ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो रैचेट सैंक वही है जिसका कि आपने पढ़ा कि इसका सैंक वर्गाकार होता है और टेपर भी होता है। तो इस सैंक का हम लोग जो है ड्रिल का प्रयोग कब करेंगे? तो हम लोग जनरली वहाँ पर करते हैं जहाँ पर पावर ना हो, सप्लाई ना हो और छिद्र करना हो, तो हम लोग हाथ से ही इसे चलाकर छिद्र कर सकते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं। तो रैचेट सैंक ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो लिख लें बेटा, पावर के अभाव में। पावर के अभाव में या संचालन पावर के अभाव में। अगला है साधारणतया मरोड़ी बर्मा में फ्लूट होते हैं। वैसे आप फ्लूट ज़्यादा, लेकिन मैक्सिमम केवल 2 ही नालियाँ होती हैं। तो साधारणतया पूछ रहा है मरोड़ी बर्मा में फ्लूट या नाली होती है बेटा? तो 2 नाली होती है। कितनी? 02। आंसर हो गया 02।
जैसे ये आपका मरोड़ी वर्मा का अगर पूरा ऐसे बेलनाकार भाग है तो नाली बेटा एक यहाँ से कटेगी नाली, ऐसे स्पाइरल नाली ऐसे ऐसे कटते हुए जाएगी और इसके एक विपरीत भाग से जाएगी, यानी 180 अंश इधर और इधर मिला देंगे तो 180 अंश पर दो नालियाँ अमूमन कटी होती हैं, एक यहाँ से कटेगी तो एक यहाँ से कटेगी। और जितनी नालियाँ होती हैं उतने ही कटिंग लिप यानी ओंठ तैयार होते हैं। अगर दो नाली है तो दो कटिंग लिप और तीन नाली है तो तीन कटिंग लिप तैयार होंगे। नालियों का उपयोग भी आपको बताया गया है कि नालियों के द्वारा कटा हुआ मटेरियल बाहर निकलता है। नालियों के द्वारा हम लोग जो है जितने भी नाली काटते हैं उतने ही कटिंग लिप का निर्माण होता है, ओष्ठ का निर्माण होता है और वही कटिंग लिप जो है धातु को काटता है। तो अगर तीन नाली बनाएंगे तो तीन कटिंग लिप तैयार होगी, दो नाली बनाएंगे तो दो कटिंग लिप तैयार होगी। तो कटिंग क्रिया में चूंकि यही लिप भाग लेता है तो जितने लिप ज़्यादा बढ़िया रहेंगे उतने ज़्यादा अच्छी कटिंग होगी, उतने अच्छा फिनिशिंग आएगा। फिलहाल दो ही जो है हम लोग जो है इसमें फ्लूट साधारणतया आप जितने भी बर में प्रयोग करते हैं उसमें दो ही जो है नालियाँ कटी होती हैं। नालियों का कार्य आपको बताया है कि इनके द्वारा जो है कटा हुआ चिप्स या बुरादा धातु का बाहर निकलता रहता है। दूसर का जितनी ही नालियाँ होती हैं उतने ही कटिंग लिप का निर्माण होता है या कटिंग एज का निर्माण होता है। और तीसर का चूँकि कटिंग क्रिया में अपार ऊष्मा उत्पन्न होती है इसलिए ड्रिल को और कार्यखंड की ऊष्मा को शांत करने के लिए हमें कूलेंट या शीतक द्रव अथवा कोई लुब्रिकेटिंग आयल वहाँ पर डालना पड़ता है। तो हम ऊपर से उसी नाली के सहारे आयल कैन से डाल देते हैं और वो तेल जो है नालियों के रास्ते होते हुए और वहाँ पॉइंट तक, ड्रिल के पॉइंट तक जहाँ पर वो कटिंग क्रिया कर रहा वहाँ तक पहुँचता रहता है। इस तरह से हमारा ड्रिल ठंडा होता रहता है और वहाँ पर चिकनाहट भी उत्पन्न होती रहती है। तो ये नाली के तीन प्रमुख कार्य हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, दो नालियों के बीच के भाग को कहते हैं। तो दो नालियों के बीच के भाग को बेटा लैंड कहते हैं, LAND, लैंड कहते हैं। इसका आंसर ये हो गया। जैसे मान लीजिए कि बेटा इधर ये नाली आपकी ये ऐसे गई और इधर ये नाली आपकी ये ऐसे जा रही है, तो इस और इस नाली के बीच के इस भाग को क्या कहते हैं? तो इसी भाग को लैंड कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? लैंड। तो वही पूछ रहा है कि दो नालियों के बीच के भाग, एक नाली मान लीजिए आपकी ये गई ऐसे और एक नाली ये आपकी ये है, तो इसके बीच का ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा? लैंड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ड्रिल की अक्ष रेखा पर दो फ्लूट के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? जैसे नालियां जब आप काटते हुए जाएंगे बेटा तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारी धातु जो है बहुत सेंटर में ऐसे देखिए ना कर रहा है कि ड्रिल की अक्ष रेखा, तो ये हो गई ड्रिल की अक्ष रेखा। ये क्या हो गई? ड्रिल की अक्ष रेखा। और जब ये ड्रिल आपका ऐसे बेलनाकार रहता है तो उसमें जब नाली काट देते हैं तो बीच में जो धातु ऐसे बच जाती है, बीच में इस अक्ष के चारों तरफ जो ऐसे धातु नाली काटने से ऐसे जब इसमें नाली काटेंगे तो ये बीचों बीच जो है एक राड टाइप की हमारी धातु बच जाती है। तो उसी को क्या कहते हैं? ये ऐसे, ये ऊपर थोड़ा मोटा होगा और नीचे थोड़ा यहाँ पर पतला होगा, तो इसे वेव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वेव। तो लिख लें, ड्रिल के अक्ष रेखा पर दो फ्लूट के बाद जो शेष बचा हुआ ये धातु होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वेव।
बचे हुए भाग को क्या कहते हैं? वेव, वेव कहते हैं। और ये वेव जो है नीचे नाली और गहरी होती जाती है, ऊपर नाली अपेक्षाकृत जो है कम गहरी होती है, इसलिए वेव नीचे बेटा पतला होता है और ऊपर अमूमन थोड़ा मोटा होता है। तो ऐसे अक्ष के सहारे जो धातु नालियों के कटने के बाद बचा रहता है उसी को वेव कहते हैं। और ये नीचे जो है पतला होता है, ऊपर चौड़ा होता है, क्योंकि नालियाँ नीचे ज़्यादा गहरी होती हैं, ऊपर थोड़ा कम गहरी होती हैं। तो इस तरह से वेव हमारा जो है ऊपर मोटा हो जाता है। यही पूछ रहा है कि दो नालियों के बीच अक्ष रेखा पर फ्लूट के बाद या नाली के बाद शेष बचे भाग को वेव कहते हैं। क्लियर हो गया? 13वां क्वेश्चन देखें। ड्रिल का व्यास लिया जाता है, तो ड्रिल का व्यास बेटा मार्जिन टू मार्जिन लिया जाता है। जो लैंड के पास ऐसे ये जो भाग होता है जो चमकीला और उभरा एक रेखा जैसा होता है, जिसे आपको बताया गया कि इसकी थोड़ा ये लैंड से ऊपर उठा होता है और इसकी चौड़ाई जो है 1 से 3 mm के बीच में, अमूमन 2 mm के रेंज में रखी जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मार्जिन लाइन कहते हैं, अथवा शार्ट में खाली मार्जिन कहते हैं। तो वो उभरी हुई है, लैंड आपका नीचे है, लैंड की वजह से बॉडी क्लियरेंस मिलता है। अब पूरा ड्रिल जो है छिद्र की दीवारों से रगड़ न मारकर केवल मार्जिन उभरी हुई है और उसकी मोटाई जो है आप देख रहे हैं या चौड़ाई जो है 1 से 3 mm के बीच में, तो केवल वही पोर्शन रगड़ करता है और लैंड पर व्यास थोड़ा कम होता है, अतः वह छिद्र की दीवारों से रगड़ कम करता है। इस तरह से घर्षण बल कम होता है और कटिंग क्रिया अच्छी होती है। ड्रिल भी कम गर्म होता है, ड्रिल मशीन पर भी लोड कम आता है घर्षण कम होने की वजह से। तो इस हिसाब से वो बनाया जाता है। तो वही कह रहा है कि ड्रिल का व्यास लिया जाता है, तो जो इधर मार्जिन लाइन ये वाली देख रहे हैं, वैसे उस तरफ भी एक मार्जिन लाइन होगी। तो वहाँ पर जब आप मापेंगे तो सही इसका व्यास आएगा कि ये कै mm का ड्रिल है। तो इसको लिख लें, ड्रिल का व्यास लिया जाता है मार्जिन टू मार्जिन। लिख लें, मार्जिन टू मार्जिन, मार्जिन टू मार्जिन, यानी मार्जिन से दूसरी तरफ की मार्जिन के बीच का जो हम व्यास माइक्रोमीटर से या वर्नियर से मापेंगे वो एक्यूरेट माप देगा कि ये ड्रिल कितने mm का है। तो लिख लें, मार्जिन टू मार्जिन मापते हैं ड्रिल का व्यास। अगला, ड्रिल के फ्लूट के किनारे के साथ साथ बारीक चमकदार व उभरी किनारी को कहते हैं। यही पूछ रहा है, ये वाली, ये किनारी को क्या कहते हैं? बारीक चमकदार होती है, तो उसको हम लोग जो है मार्जिन कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन, MARGIN, मार्जिन लाइन या मार्जिन रेखा कहते हैं। शार्ट में केवल मार्जिन बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन, हमारा 15वां क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग एंगल। तो ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग एंगल, अथवा इसी को बेटा कहेंगे पॉइंट एंगल, कटिंग एंगल अथवा पॉइंट एंगल ये वाला है। ये देख लें, जहाँ पर दोनों कोनिकल यानी शंक्वाकार सतहें बेटा ये ऐसे आपस में मैच करती हैं, ऐसे, ये आपका लिप है बेटा, LIP लिप, इधर भी लिप है, ये आपका पॉइंट है। ये क्या है? ये भाग जो है यही पॉइंट है, पॉइंट है, अथवा चीजल एज भी इसे कहते हैं। तो ये पॉइंट है और ये इधर और इधर ये लिप है। इसी पॉइंट एंगल को ही कटिंग एंगल कहते हैं और ये 118 अंश रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 118 अंश। तो ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग एंगल, तो आगे लिख लें 118 अंश रखा जाता है।
अगला कर रहे हैं कठोर धातु के लिए कटिंग एंगल। ये तो साधारणतः 118 है, उसके बाद आपको पढ़ाया गया कि कठोर धातुओं के लिए ये एंगल और बढ़ा देते हैं, 135 से 40 कर देते हैं। ये अब 118 न रखकर कठोर धातु रहेगी तो इसका एंगल ऐसे बना देंगे, ये ऐसे बना देंगे। अब ये कोण आपका हो जाएगा 140 तक ले जाते हैं, तो ये 130 अंश से 140 अंश रखते हैं। तो कठोर धातुओं के लिए वही पूछ रहा है, ट्विस्ट ड्रिल या मरोड़ी बर्मा का कटिंग एंगल 118 अंश होता है और कठोर धातु के लिए 118 से रखेंगे। तो 118 से रखा जाता है ज़्यादा, क्या रखा जाएगा? ज़्यादा रखेंगे। 118 से ज़्यादा कितना रखेंगे? 135 अंश से 140 अंश तक रखते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील है, कास्ट स्टील है, तो उन सब के लिए, ये सब कठोर इस्पात हैं, तो उनके लिए कटिंग एंगल का मान ज़्यादा रखेंगे। और कितना रखेंगे? 135 अंश से 140 अंश रखते हैं बेटा, ये आपको लिखाया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुलायम धातु रहेगी तो कम कर देंगे, 118 से 100 कर देंगे, ऐसे कर देंगे। जैसे अभी कापर वगैरह है तो हम लोग 100 कर देंगे। माइल्ड स्टील है तो 118 अंश रखेंगे। माइल्ड स्टील के लिए कितना रखेंगे? ये कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल 118 अंश, और 118 का आधा जो है ये हो गया लिप एंगल, यानी इसकी सेंटर लाइन से, ड्रिल की सेंटर लाइन से, और ये लिप जो कोण बनाती है उसे हम लिप एंगल कहते हैं। तो 118 का आधा हो गया 59। तो लिप एंगल पूछेगा तो 59 बताएंगे, कटिंग एंगल पूछेगा तो 118 अंश बताएंगे, या पॉइंट एंगल पूछेगा तो 118 अंश बताएंगे। फिर कठोर धातुओं के लिए इसका मान बड़ा कर देंगे, 118 से ज़्यादा कर देंगे। मुलायम धातुओं के लिए कम करेंगे। माइल्ड स्टील है, कापर है, ब्रास है, तो उसके लिए 118 अंश रखेंगे। लेकिन लकड़ी है, बैकेलाइट है, तो 100 रख देंगे, 90 अंश रख देंगे। यानी मुलायम धातुओं के लिए 118 से कम, और नॉर्मल धातुएं, माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात, इन सब के लिए जो है 118 अंश। कठोर धातुओं के लिए 118 से ज़्यादा रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, 16 हो गया। अगला 17वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चीजल एज एंगल होता है, तो चीजल एज एंगल आप लोगों को, इसको मिटा देते हैं। चीजल एज एंगल आप देख लें बेटा, यही हमारा जो कटिंग ये लिप है, ये लिप और ए लिप, और ये मार्जिन पर थोड़ा सा उभरा होता है। तो अगर हम लोग ऐसे बनावें, ये ऐसे, यही हमारा, ये पॉइंट नहीं होता, ये थोड़ा सा चीजल माने छेनी की धार जैसा होता है। तो अगर हम लोग इसे ऐसे बनावें और यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे उभरा होता है, ये ऐसे गया, और ये वाला पोर्शन हम लोगों का फिर ऐसे होता है, और ये भी जो है चलिए ऐसे, ऐसे। कुछ ऐसे हम लोग, तो ये जो ये ऐसे, यही है आपका चीजल एज, इसको बनवाए थे हम, चीजल एज। ये एक बिंदु के रूप में बेटा, पॉइंट तो इसे हम लोग कहते हैं, लेकिन ये पॉइंट के रूप में नहीं होता है, हल्का सा ऐसे जो है छेनी के धार जैसा होता है। तो उसी को हम लोग चीजल एज भी कहते हैं अथवा पॉइंट भी कहते हैं। और ये जो है, ये वाला आपका लिप है, यही क्या है, लिप है या कटिंग एज है। तो लिप
और चीजल एज को आगे बढ़ा दें बेटा, तो ये वाला जो कोण बनता है इसी कोण को चीजल एज एंगल कहते हैं, चीजल एज एंगल। और इसका मान आपको लिखाया गया 120 अंश से 135 अंश रखते हैं, यानी कटिंग लिप या कटिंग एज तथा चीजल एज के बीच बने कोण को चीजल एंगल कहते हैं और इसका मान 120 अंश से 135 अंश तक होता है। क्लियर हो गया? तो अब चीजल एज एंगल होता है बेटा, कितना होता है? 120 अंश से 135 अंश होता है। और इसे कहेंगे किसे? तो आप कहेंगे कि लिप या कटिंग एज तथा चीजल एज के बीच के कोण को हम चीजल एज एंगल कहते हैं। अगला है ड्रिल में रैक एंगल होता है। रैक एंगल को ही हेलिक्स एंगल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। देखिए ना, ये आपकी ये सेंटर लाइन है, ऐसे ये सेंटर लाइन जा रही है बेटा, और ये जो नाली आ रही है ऐसे, ये जो है इसके साथ जो ये कोण बनाती है इसी को हेलिक्स एंगल या क्या कहते हैं? रेक एंगल कहते हैं। यही हो गया हेलिक्स एंगल अथवा रेक एंगल। यही हो गया हेलिक्स एंगल अथवा रेक एंगल। ये एंगल लिख लें ऐसे। तो ये जो है, अथवा ऐसे बेटा, ये आप इसकी सेंटर लाइन ऐसे खींच दें और यहाँ से इस सेंटर लाइन के साथ देख लें, इस सेंटर लाइन के साथ यहाँ भी कहीं भी आप कोण देख लें, तो ये जो हमारी नाली है, फ्लूट है नाली, ये जो नाली ऐसे काटे हैं, ये नाली जिस कोण पर ऐसे कटी होती है, ऐसे कटी होती है, इसी को हेलिक्स एंगल बोलते हैं अथवा रैक एंगल। तो ड्रिल में रैक एंगल होता है बेटा, तो रैक एंगल होता है 27.5 अंश। कितना होता है? आपको लिखाया गया रैक एंगल होता है 27.5 अंश। हेलिक्स एंगल कहेंगे अथवा रैक एंगल कहेंगे, और इसका मान है, कितना मान है इसका? 27.5। ये तो नॉर्मल है 27.5 अंश, और कठोर धातु रहेगा तो उसके लिए आपको लिखाया गया है 8 से 12 अंश या 13 अंश रखते हैं। क्लियर हो गया? कठोर धातुओं के लिए हेलिक्स एंगल अथवा या उसी को कहेंगे बेटा, या कहेंगे रेक एंगल। तो ये क्या है? तो आप कहेंगे कि ड्रिल की अक्ष रेखा और नाली के बीच या फ्लूट के बीच बने इस कोण को ही रेक एंगल कहते हैं, अथवा नीचे भी ये देखिए अक्ष रेखा और ये नाली के ऐसे नाली आ रही है, ये ऐसे नाली आ रही है, तो नाली के बीच बने कोण को ही हेलिक्स एंगल अथवा रेक एंगल कहते हैं। साधारणतया इसका मान 27.5 अंश रखा जाता है इन जनरल, और कठोर धातु जब होगी तो इसका मान 8 अंश से 13 अंश रखा जाएगा, और जब थोड़ा आपकी नॉर्मल धातु होगी तो उसके लिए इसका मान 16 से 30 अंश लिखाया गया है। सब लिखाया गया है 16 से 30 अंश नॉर्मल धातुओं के लिए, जैसे माइल्ड स्टील वगैरह है उसके लिए 16 से 30 अंश के बीच में रखेंगे। कठोर धातुएं जैसे आपका हाई कार्बन स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, कास्ट स्टील है, उसके लिए 8 से 13 अंश रखेंगे, यानी कम रखेंगे। और जो सॉफ्ट धातु होंगी, मुलायम धातु होंगी, जैसे आपका बैकेलाइट है, लकड़ी है और एल्युमिनियम है, इन सब के लिए तो
इनके लिए हम ज़्यादा रखेंगे, उसका मान जो है लगभग जो है हम लोग 35 से 40 अंश रखें। कितना रखेंगे? 35 से 40 अंश। रैक एंगल का मान मुलायम धातुओं के लिए, नॉर्मल के लिए 16 से 32 या 30 अंश तक रखेंगे, और कठोर धातुओं के लिए 8 से 13 अंश रखेंगे। तो यह है। अगला है कठोर धातुओं के लिए रैक एंगल रखा जाता है बेटा, तो लिख लें रैक एंगल कम होता है, कठोर धातुओं के लिए कम रखा जाता है। और कितना रखा जाता है? तो 8 अंश से 13 अंश, 8 अंश से 13 अंश तक रखते हैं। अगला है कटिंग स्पीड का सूत्र होता है, तो कटिंग स्पीड का सूत्र होता है बेटा CS बोलेंगे, CS फॉर कटिंग स्पीड हो गया, बराबर होता है π/d/n बटे 1000। नोट करें, कटिंग स्पीड बराबर होता है π/d/n बटे 1000, और यह आ जाएगा मीटर प्रति मिनट। किस में आएगा? मीटर बटे मिनट में आएगा। कटिंग स्पीड का मात्रक है मीटर प्रति मिनट, जहां पर d जो है वो ड्रिल का व्यास है मिलीमीटर में। ध्यान सुन लें, पाई का मान 3.14 या 22/7 है। पाई d से क्या ज्ञात हो जाएगा? व्यास ज्ञात हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। और n क्या है? RPM है, कितना तेजी से नाच रहा है, यानी एक चक्कर 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, उसी को n से, कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और शॉर्ट में RPM कहते हैं, यानी चक्कर प्रति मिनट। 1 मिनट में ड्रिल कितना तेजी से नाच रहा है। अगर 1 मिनट में 100 बार नाच रहा है तो n का मान 100 रखेंगे। इस तरह से जो ड्रिल का व्यास d है वह मिलीमीटर में है। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग हो जाता है। हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, तो इसलिए d जो डायमीटर है वो व्यास है बेटा, और व्यास अमूमन mm में लेते हैं कि ड्रिल 12 mm का है, 14 mm का है, 18 mm का है, 20 mm का है। तो अगर हम लोग जो है mm में ड्रिल का व्यास लेते हैं तो बटे में 1000 से भाग दे देंगे, अब वो mm बन जाएगा मीटर में, और RPM का मिनट है ही, चक्कर प्रति मिनट। इस तरह से कटिंग स्पीड का फार्मूला हो जाता है π/d/n बटे 1000, मात्रक हो गया मीटर प्रति मिनट। अब कटिंग स्पीड क्या है? तो एक चक्कर में आप कितना नाचेगा, कितना दूरी तय करेगा। तो अगर आप ड्रिल को लुढ़काएंगे बेटा एक चक्कर, तो वो कितना आगे बढ़ेगा? तो जितना बेटा उसका घेरा है, जितना उसकी परिधि है। परिधि के लिए फार्मूला है 2πr अथवा πd। परिधि के लिए क्या फार्मूला है? 2πr अथवा πd। तो एक तरह से एक चक्कर में πd दूरी तय करेगा, तो n चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? तो हो जाएगा πd/n। तो इस तरह से आप यूं कहेंगे कि 1 मिनट में ड्रिल द्वारा चली गई दूरी या परिधीय दूरी, 1 मिनट में ड्रिल द्वारा तय की गई परिधीय दूरी को कटिंग स्पीड कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए कटिंग स्पीड की परिभाषा। 1 मिनट में ड्रिल द्वारा तय की गई परिधीय दूरी, कोई भी हमारी साइकिल की पहिया है बेटा, एक चक्कर में कितना दूरी चलती है, तो जितना उसका आपका परिधि होता है। परिधि का फार्मूला है 2πr अथवा πd, तो यहाँ पर πd लिखा हुआ है। त्रिज्या लेंगे तो 2πr लिखेंगे, व्यास लेंगे तो केवल πd लिखेंगे। तो एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर चलेगा, तो n चक्कर में कितना चलेगा? तो परिधि गुणे n हो जाएगा, यानी πdn हो जाएगा।
और यदि डी मीटर में नहीं है, मिलीमीटर में है, तो उसे मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से कटिंग स्पीड का ये फार्मूला बन जाएगा। मात्रक हो गया मीटर प्रति मिनट और परिभाषा हो गई कि 1 मिनट में ड्रिल की परिधि द्वारा तय की गई दूरी को हम कटिंग स्पीड कहते हैं। ड्रिल की परिधि द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी को कटिंग स्पीड कहते हैं और कटिंग स्पीड बराबर पाई dn/1000, मात्रक हो गया मीटर प्रति मिनट। अगला है हम लोग 20वां क्वेश्चन देख लिया। अब 21वां देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कटिंग स्पीड निर्भर करती है। कटिंग स्पीड किस पर निर्भर करेगी बेटा? तो कटिंग स्पीड हमारा जिस धातु में आपको छिद्र करना है उस धातु पर निर्भर करेगी कि धातु हमारा कठोर है अथवा मुलायम है, उस पर निर्भर करेगी। दूसर का धातु, किस धातु का हमारा ड्रिल बना हुआ है, किस धातु का हमारा ड्रिल बना हुआ है उस मटेरियल पर भी निर्भर करेगा कि हमारा ये हाई कार्बन स्टील का बना या हाई स्पीड स्टील HSS का बना हुआ। तो इस तरह से इन सभी बातों पर हमारा जो है कटिंग स्पीड निर्भर करती है। कटिंग स्पीड किन किन पर निर्भर करेगी? जिस धातु में या जाब में आपको छिद्र करना है वो नॉर्मल धातु है या मुलायम धातु है या बहुत कठोर धातु है, उस पर भी निर्भर करेगा। दूसर का ड्रिल की साइज पर भी निर्भर करेगा। ड्रिल हमारा पतला है कि मोटा है उस हिसाब से भी निर्भर करेगा। और तीसर का हमारा ड्रिल की धातु क्या है, ड्रिल हाई कार्बन स्टील का है या हाई स्पीड स्टील का। हाई कार्बन स्टील का होगा तो उसकी स्पीड हम थोड़ा ज़्यादा रख लेंगे और केवल हाई कार्बन स्टील का होगा तो उसकी स्पीड थोड़ा कम रखेंगे। ऐसे ही कठोर धातुएं होंगी जिनमें छेद करना है तो उनके लिए स्पीड कम रखेंगे। मुलायम धातुएं हैं तो उनके लिए स्पीड ज़्यादा रखेंगे। ऐसे ही पतला ड्रिल है तो स्पीड ज़्यादा रखेंगे, मोटा ड्रिल है तो स्पीड कम रखेंगे। इस तरह से कई सारे फैक्टर हैं, इन सारे फैक्टरों पर हम लोग कटिंग स्पीड निर्भर करते हैं या निर्धारित करते हैं। धातु की कठोरता पर, ड्रिल की धातु पर और ड्रिल के डायमीटर पर, इन सारे फैक्टर पर ड्रिल की कटिंग स्पीड निर्भर की जाती है। अगला है कठोर धातु कोष्ठ में एलॉय स्टील के लिए कटिंग स्पीड रखते हैं। तो इसके लिए कठोर धातु के लिए कटिंग स्पीड रखते हैं बेटा, तो लिख लें 8 से 12। कितना रखेंगे? 8 से 12 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। कठोर धातुओं के लिए कटिंग स्पीड बहुत कम रखेंगे। अभी आपको बताया गया कि कटिंग स्पीड धातु कठोर है तो कम रखेंगे, तो वो कितना रखेंगे? 8 से 12 मीटर प्रति मिनट रखेंगे। करें मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील आप लोग देखे होंगे, जो दरवाज़ा, खिड़की, जंगला और छत में जो सरिया डलवाते हैं लिंटर के समय, इस टाइप के ट्रैक्टर की ट्रॉली, ये जितनी भी चीज़ें आपका बन रहा है वो सब माइल्ड स्टील है, MS मृदु इस्पात है। तो वही मृदु इस्पात के लिए पूछ रहा हेतु कटिंग एंगल रखते हैं। तो मृदु इस्पात हेतु कटिंग एंगल, तो कटिंग एंगल बेटा मृदु इस्पात के लिए 118 अंश रखते हैं। आपको बताया गया कटिंग एंगल अगर पूछ रहा है तो माइल्ड स्टील के लिए या मृदु इस्पात के लिए ये है आपका कटिंग एंगल, जो 118 से बढ़ाकर 140 कर दिया गया है। वहीं जो है वो रखेंगे उसके लिए 118 अंश। अगला ड्रिल एक चक्कर में जाब अथवा कार्यखंड बोलेंगे बेटा, के अंदर जितना प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फीड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फीड।
FEED, फीड। ड्रिल, जब ये बेटा इस पर दाब देंगे या लीवर से जब दाब देंगे तो ये ड्रिल जो है गोलाई में नाचते हुए और धातु के अंदर प्रवेश करेगा, तब वह छिद्र आपका बनता जाएगा। तो एक चक्कर में जितना धातु के अंदर प्रवेश करता है उसी को फीड कहते हैं। देख लीजिए, ड्रिल एक चक्कर में जाब में जितना अंदर प्रवेश करता है उसे हम क्या कहते हैं? फीड कहते हैं। और इस फीड को हम लोग व्यक्त करते हैं मिलीमीटर प्रति चक्र में। किस में व्यक्त करेंगे? मिलीमीटर प्रति चक्र में व्यक्त करेंगे और फीड कहेंगे। क्लियर हो गया? तो बेटा आज समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं।